नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे केंद्रीय बजट 2023-24। केंद्रीय बजट में किन किन क्षेत्रों के लिए क्या क्या प्रावधान है, चलिए आज हम इसको पूरा समझने का प्रयास करेंगे। और मैं मानता हूं कि यह बजट स्टूडेंट के अलावा है देश के प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए, देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं फ़िलहाल मोस्ट पॉइंट के साथ। तो केंद्रीय बजट 2023-24 का पूरा विश्लेषण क्या है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के चुनावों से पहले अपने अंतिम पूर्ण बजट की घोषणा करते हुए एनडीए सरकार ने कुछ ऐसे उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जो पूंजीगत व्यय खर्च का विस्तार करते हैं और हरित विकास, युवा शक्ति और समावेशी विकास सहित विभिन्न प्राथमिकताओं में बंधे हैं। इसके साथ वेतनभोगी वर्ग के लिए बड़ी टैक्स घोषणाएं भी थीं। टैक्स स्लैब में बदलाव और नई व्यवस्था में शिफ्ट होने का स्पष्ट इरादा था। केंद्रीय बजट 2023-24 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि चालू वर्ष की आर्थिक वृद्धि 7% रहने का अनुमान है, जो सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। अंत में राजकोषीय घाटे के संबंध में उसने वित्त वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान में से इसे 6.4% के लक्ष्य पर बनाए रखा और अगले वित्त वर्ष के लिए इसे घटाकर 5.9% कर दिया। सुश्री सीतारमण ने कहा कि 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाया जाएगा। याद रखना इसको कि 4.5% से नीचे लाया जाएगा। ओके दोस्तों, ये बजट पर एक नज़र है। बजट एट अ ग्लांस कितना एक्सपेंडिचर हुआ, रेवेन्यू एंड कैपिटल यहाँ पर दिया हुआ है। This budget hopes to build on the foundation laid in the previous budget and the blueprint drawn for India at the rate 100। केंद्रीय बजट 2023-24 का आकार। बजट अनुमान 2023-24 में कुल व्यय 45,03,097 करोड़ 45.03 लाख करोड़ अनुमानित है, जिसमें से कुल पूंजीगत व्यय 10,09,61 करोड़ यानी कि 10 लाख करोड़ है। बजट 2023-24 बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की निरंतर मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे संशोधित अनुमान 2022-23 की तुलना में पूंजीगत व्यय में 37.4% की वृद्धि हुई है। बजट अनुमान 2023-24 में प्रभावी पूंजीगत व्यय 13.71 लाख करोड़ है, जो संशोधित अनुमान 2022-23 की तुलना में 30.1% अधिक है। चलिए जानते हैं किसानों के लिए बजट में क्या प्रावधान है। किसानों के लिए भी वित्त मंत्री ने श्री अन्न योजना लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसके तहत मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि दुनिया में मंदी के माहौल में भी भारत की आर्थिक ग्रोथ 7% तक रहने का अनुमान है। यह भारत के लिए बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि देश की इकॉनमी का आकार बड़ा है और हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। बीते कुछ सालों में हमने इकॉनमी को मजबूत करने के लिए जो नींव रखी थी, अब उस पर मजबूत इमारत खड़ा करने का मौका है। वित्त मंत्री ने बजट में किसानों के लिए श्री अन्न योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत बाजरा, ज्वार, रागी जैसे मिलेट्स के उत्पादन के मिलेट्स मीन्स मोटे अनाज हैं के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा मिलेट्स संस्थान की भी हैदराबाद में स्थापना की जाएगी।
बजट में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर वर्ष 10,000 करोड़ रुपए की रकम जारी की जाएगी। तो ये किसानों के लिए इसमें कहा गया था, यानी किसानों के लिए जो है मोटे अनाज यानी श्री अन्न के लिए योजना चलाई गई है। उसके बाद बजट 2023 में स्वास्थ्य से लेकर आवास तक क्या है, तो बजट 2023 में सरकार ने स्वास्थ्य से लेकर आवास तक कई योजनाओं में बड़े स्तर पर खर्च की तैयारी की है। आंकड़े बताते हैं कि फार्मास्यूटिकल उद्योग के विकास में सरकार 1250 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जल जीवन मिशन के मामले में यह आंकड़ा 70,000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माण यानी FAME में 5172 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना में 79,590 करोड़ रुपए और एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में 5943 करोड़ रुपए और पूर्वोत्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 2491 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बजट 2023 में बुजुर्गों से महिलाओं तक को फ़ायदा। चलिए उनके लिए क्या योजनाएं हैं। तो नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री के जरिए उधार व्यवस्था को बेहतर करने और आर्थिक स्थिरता के लिए रजिस्ट्री को स्थापित किया जाएगा। वहीं सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर की मदद से सरकार कंपनीज एक्ट के तहत प्रशासनिक कार्य में तेजी लाने के लिए इसे स्थापित करेगी। महिला सम्मान बचत पत्र में महिलाओं को वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। इसके तहत 2 साल के लिए महिलाओं या लड़कियों के लिए उनके नाम पर 2 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं, जहां 7.5% की दर से ब्याज मिलेगा। इसके अलावा आंशिक रूप से राशि निकाली भी जा सकेगी। उसके बाद बजट 2023 में किस मंत्रालय को कितना हिस्सा मिला है, चलिए उनको जानते हैं। तो रक्षा मंत्रालय 5.94 लाख करोड़ रुपए मिले हैं इसके लिए, और सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए 2.70 लाख करोड़ रुपए, रेल के लिए 2.41 लाख करोड़ रुपए, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के लिए 2.06 लाख करोड़ रुपए, गृह मंत्रालय के लिए 1.96 लाख करोड़ रुपए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के लिए 1.78 लाख करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए 1.60 लाख करोड़ रुपए मिले हैं और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए मिले हैं और संचार के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। अब इनमें आप देख सकते हो कि रक्षा मंत्रालय के लिए 5.94 लाख करोड़, जो कि सभी मंत्रालयों में सबसे ज़्यादा है, जो कि होना भी चाहिए। उसके लिए रक्षा मंत्रालय को मिलेंगे 5.94 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में रक्षा बजट में इजाफा किया है। सरकार ने रक्षा मंत्रालय को 5.94 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इससे पहले यह आंकड़ा 5.25 लाख करोड़ रुपए था। कहा जा रहा था कि तीनों सेनाओं की तरफ से भी फंड में इजाफे की मांग की जा रही थी। इसके अलावा सरकार बड़े स्तर पर सैन्य उपकरण खरीदने की तैयारी कर रहा है। किफ़ायती घर मुहैया, ये भी बजट में है। बजट में वित्त मंत्री ने लोगों को किफ़ायती घर मुहैया करने के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि अब PM आवास योजना के लिए बजट को 66% बढ़ाया जा रहा है, इसलिए अब इसका फंड 79,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा कर दिया गया है। वहीं शहरी विकास पर सालाना 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शहरों और कस्बों में पूरी तरह से मशीनी पद्धति से सफाई की जाएगी। और क्या है इसमें खास कि टैक्स स्लैब में इन लोगों को मिलेगा फ़ायदा। नई टैक्स व्यवस्था में कुल 7 लाख रुपए तक की कमाई वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
जो कि एक बहुत अच्छा है। इसके अलावा टैक्स स्लैब की संख्या अब 7 से घटाकर 5 ही कर दी गई है। पहला स्लैब 3 से 6 लाख तक का होगा, जिसमें 5% टैक्स देना होगा। इसके अलावा दूसरा स्लैब 6 से 9% का होगा, जिसमें 10% टैक्स लगेगा। वहीं तीसरा स्लैब 9 से 12 लाख का होगा, जिस पर 15% टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख तक की कमाई पर 20% टैक्स लगेगा। वहीं इससे अधिक की कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। ओके दोस्तों, तो ये टैक्स के स्लैब थे जिसमें कि 7 लाख रुपए तक की कमाई वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ओके, उसके बाद पहली बार महिला सम्मान बचत की शुरुआत, यानी इस बजट में महिला सम्मान बचत पत्र की भी शुरुआत की गई है, जिसमें कि क्या कहा गया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना का ऐलान बजट में किया है। इस स्कीम के तहत महिलाएं 2 लाख रुपए का निवेश कर सकेंगी। इस जमा पर टैक्स में छूट मिलेगी और 7.5% का रिटर्न मिलेगा। महिलाओं के लिए यह अपनी तरह की पहली स्कीम है। समझे। और केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रमुख योजनाएं और उनके बजटीय प्रावधान क्या हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं जिनको हम रीड करते हैं। उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए 2200 करोड़ के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वच्छ पौधा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अगला है कि 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। केंद्र अगले 3 वर्षों में 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगा। अगली क्या योजना या स्कीम है कि पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय को 66% बढ़ाकर रुपये 79,000 करोड़ किया गया है। अगला क्या है कि रुपए का पूंजी परिव्यय रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं, जो अब तक का सबसे अधिक परिव्यय है और 2013-14 में किए गए परिव्यय का लगभग 9 गुना है। अगला है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अर्बन मीन्स शहरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलपमेंट के लिए क्या कहा गया है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से स्थापित किया जाएगा और जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रबंधित किया जाएगा और सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए उपयोग किया जाएगा। अगली योजना है कि एमएसएमई यानी कि बड़े व्यवसाय और धर्मार्थ ट्रस्टों द्वारा दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से ऑनलाइन स्टोर और साझा करने के लिए एंटिटी डिजी लॉकर को सेटअप किया जाएगा। अवसरों, व्यापार मॉडल और रोजगार की संभावनाओं की एक नई श्रृंखला का एहसास करने के लिए 5G यानी 5G सेवाओं पर आधारित अनुप्रयोग विकास के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। और क्या है इसमें कि 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश पर सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन यानी कि गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना के तहत 500 नए कचरे से धन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। ओके, इसके बाद है कि प्राकृतिक और बायोगैस का विपणन करने वाले सभी संगठनों के लिए 5% कंप्रेस्ड बायोगैस अधिदेश लागू किया जाएगा। अब आते हैं केंद्रीय बजट 2023-24 के प्रमुख आंकड़े क्या रहे।
लगभग 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई है। पिछले 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार दुनिया में 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ा है। EPFO की सदस्यता दोगुनी से अधिक बढ़कर 27 करोड़ हो गई है। 2022 में UPI के माध्यम से 126 लाख करोड़ का 7400 करोड़ डिजिटल भुगतान हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण हुआ है। उज्ज्वला के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन दिए गए हैं। 102 करोड़ व्यक्तियों का 220 करोड़ का कोविड टीकाकरण किया गया है। 47.8 करोड़ PM जनधन बैंक खाते हैं जिनमें यह राशि पहुंची है। PM सुरक्षा बीमा और PM जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवर किया गया है और PM किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ का नगद हस्तांतरण किया गया है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन हमारा बनेगा कि वाहनों की स्क्रैपिंग पर मिलेगी छूट। क्या विशेष है कि वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए ज़्यादा फंड का आवंटन किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को पुरानी गाड़ी पर स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत फ़ायदे भी दिए जाएंगे। और क्या है विशेष कि रेलवे के लिए जारी हुआ 2.4 लाख करोड़ का बजट। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया जाएगा। रेलवे में 100 नई अहम योजनाओं की शुरुआत भी की जाएगी। गरीबों को राशन, किसानों को मदद, ये भी इसमें करा गया है कि वित्त मंत्री ने कहा कि हमने कोरोना काल में यह तय किया कि कोई भी भूखा ना सोए। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल में 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। इसके अलावा 14 करोड़ से ज़्यादा किसानों को PM किसान सम्मान निधि के तहत मदद दी गई है। कोरोना काल में 80 करोड़ से ज़्यादा गरीब लोगों को 28 महीने से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय तेज़ी से बढ़ते हुए 1.97 लाख रुपए हो गई है। भारत की अर्थव्यवस्था का आकार भी बढ़ा है। किस तरह से कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की इकॉनमी का आकार बढ़ा है। भारत दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था के पायदान से आगे बढ़ते हुए अब 5वें नंबर पर आ गया है। आम बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस वित्त वर्ष में देश की आर्थिक ग्रोथ 7% तक रहने का अनुमान है। दुनिया में स्लोडाउन की स्थिति होने के बाद भी इतनी ग्रोथ बताती है कि हम सही ट्रैक पर हैं। यह अमृतकाल का पहला बजट है। पूरी दुनिया की नज़र भारत की अर्थव्यवस्था पर है। पिछले साल की तुलना में रेलवे को कितना अधिक मिला है फंड? तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे को 2023-24 में कुल 2.40 लाख करोड़ रुपए फंड आवंटित करने का ऐलान किया है, जो कि अब तक का सबसे अधिक है। वहीं पिछले साल से तुलना की जाए तो यह 1 लाख करोड़ अधिक है, क्योंकि 2022 में 1.40 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसके अलावा अगर 2013 से 14 से तुलना की जाए तो यह बजट लगभग 9 गुना ज़्यादा है। पिछले साल की तुलना में रक्षा क्षेत्र को कितना अधिक फंड मिला है, इसकी भी बात करते हैं। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा क्षेत्र को 2023-24 में कुल 5.94 लाख करोड़ रुपए फंड आवंटित करने का ऐलान किया है। वहीं 2022 में 5.25 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, यानी कि 2023 में साल 2022 की तुलना में 69 लाख करोड़ रुपए अधिक आवंटित किए गए हैं।
ओके। उसके बाद पिछले साल की तुलना में इस बार कृषि क्षेत्र की क्या स्थिति रही है, तो बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 2023-24 में कुल 1.25 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में लगभग 1.24 करोड़ रुपए का फंड प्रावधान किया गया था, यानी कि इस बार बढ़ा हुआ है। ठीक है। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में इस बार कितना बजट है, पिछली बार के मुकाबले क्या रही स्थिति, तो आम बजट 2023-24 में शिक्षा के लिए 1,12,899 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कितने? 1,12,899 करोड़ रुपए। बता दें कि पिछले साल के बजट 2022 में शिक्षा के लिए कुल 1,04,278 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, यानी 8,000 करोड़ से ज़्यादा का इस बार इजाफा हुआ है। ओके। उसके बाद है कि खेल मंत्रालय को कितना बजट पिछले साल की तुलना में क्या स्थिति इसकी रही है, समझते हैं। तो केंद्र सरकार ने युवा और खेल मामलों के मंत्रालय के लिए 3397.32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो पिछले साल के बजट 2773.35 करोड़ रुपए से 723.97 करोड़ रुपए ज़्यादा है, यानी इस बार लगभग सभी में इजाफा किया गया है। यूनियन बजट 2023-24 वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जिसको बोला जाता है, स्मूथ सेलिंग फॉर फिशरीज, इंक्रीज एन एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट टू ₹20 lakh crore with focus on animal husbandry, dairy and fisheries. New sub-scheme under PM Matsya Sampada Yojana with targeted investment of ₹6,000 crore to improve value chain efficiencies and expand the market. Reduction in basic customs duty to reduce input costs in manufacturing of various aquatic feeds and promote export competitiveness, यानी कि मछुआरों के लिए भी योजनाएं चलाई गई हैं ये। ओके, जिसका नाम क्या था? PM मत्स्य संपदा योजना। ओके, उसके लिए शिक्षा के लिए क्या बजट है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो विजन फॉर अमृतकाल क्या है कि एम्पावर्ड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन्स विद फोकस ऑन यूथ, ग्रोथ इन जॉब क्रिएशन और स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए ट्राइबल मिशन के लिए 3 साल में 15,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल खोलने की घोषणा की है और इन स्कूल में 38,800 शिक्षकों की भर्ती भी की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5वां आम बजट पेश करते हुए ये घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आगामी 3 वर्षों में केंद्र सरकार 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू करेगी। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि इन स्कूलों में 3.5 लाख आदिवासी छात्रों पर 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। इससे पहले गणतंत्र दिवस परेड के दौरान एक झांकी ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के सरकार के प्रयास दिखाते हुए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को भी स्थापना की, इनको दर्शाया गया था। ठीक है। उसके बाद जो है स्वास्थ्य मंत्रालय को कितना बजट मिला है, पिछले साल की तुलना में क्या रही इसकी स्थिति, जानते हैं। तो बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2023-24 में 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पिछले बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 83,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, यानी इस बार 2.71% की बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय बजट 2023-24 सीमा शुल्क कानूनों में विधायी परिवर्तन। समझौता आयोग द्वारा अंतिम आदेश पारित करने के लिए आवेदन दाखिल करने की तारीख से
9 महीने की समय सीमा निर्दिष्ट करने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम 1962 में संशोधन किया जाएगा। एंटी डंपिंग ड्यूटी ADD, काउंटर वैलिंग ड्यूटी CVD और सुरक्षा उपायों से संबंधित प्रावधानों के इरादे और दायरे को स्पष्ट करने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम में भी संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 में CGST अधिनियम में संशोधन भी किया जाएगा। किस तरह से कि GST के तहत अभियोजन शुरू करने के लिए कर राशि की न्यूनतम सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ करना, कर राशि के 50 से 150% की वर्तमान सीमा से कंपाउंडिंग राशि को घटाकर 25 से 100% तक करना, कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना और प्रासंगिक विवरणी या विवरण दाखिल करने की देय तिथि से अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक विवरणी दाखिल करने की विवरणी दाखिल करने को प्रतिबंधित करना और अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं और रचना करदाताओं को ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के माध्यम से माल की राज्य के भीतर आपूर्ति करने में सक्षम बनाना। और यही इसके मुख्य पॉइंट थे जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसके लिए कितना बजट किया गया है और कितना इजाफा किया गया है। और याद रखना ये 5वां बजट था, निर्मला सीतारमण जी द्वारा यह पेश किया गया था। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा बजट कंप्लीट होता है और मैं मानता हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा और थोड़ा बहुत समझ में भी आया होगा। और यह एग्ज़ाम के लिए एक टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर है बिल्कुल फाउंडेशन की तरह काम करता है। तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट बटन दबा सकते हो। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले किसी अच्छे से टॉपिक पर। जब तक के लिए जय हिंद।